बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे आज एफआईएस के डेटा की। तो एफआईएस का डेटा तो थोड़ा खराब ही देखने के लिए मिला, उसकी वजह भी थी, उसको विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार एफआईएस का डेटा देख लेते हैं, किस तरह की सेलिंग उनकी तरफ से देखने के लिए मिली है। 6400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएस ने कल के सत्र में कर दी है। 6410 करोड़ और डीआईएस की बाइंग 2706 करोड़। तो कल डीआईएस की बाइंग कम पड़ गई थी और एफआईएस की सेलिंग तेज थी। उसका इंपैक्ट था कि मार्केट में वीकनेस थी। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, वहां पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अमेरिका की क्लोजिंग और जो एशियन मार्केट का हाल है, आज वो फेड की टोन को तय करते हुए दिखाई देंगे। तो अमेरिका की क्लोजिंग तो लगातार 8वें दिन डाउ जोन्स में कमजोरी ही देखने के लिए मिली है। 268 पॉइंट की गिरावट कल के सेशन में भी देखने के लिए मिली। शंघाई और हैंसेंग यहां पर कुछ हद तक ग्रीन मार्क बना हुआ है। चाइना में स्टिमुलस की बातें हो रही हैं, तो ये देखना होगा कि इस स्टिमुलस का इंडिया पर क्या इंपैक्ट होना है। निकाई में कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, उसको भी लेकर कुछ अनिश्चितताएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। कोस्पी में करीब 1% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो एशियन मार्केट इस तरह की कमजोरी नहीं दिखा रहे जिस तरह की इंडियन मार्केट ने पिछले 2 दिन में देखी है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के सत्र में बजिंग हैं और या तेज मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो तेज पॉजिटिव साइड पर जो मूवमेंट दिखा रहे हैं उसमें टीटीएमएल आज करीब 5.5% ऊपर है। एक्सो इंडिया करीब 5.5%, एमटीएनएल ईआईडी पैरी 5.5% ऊपर है। शॉप पर स्टॉप में भी करीब 4.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर है जो बजिंग है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड है। तो उसमें देखें तो ये लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वाटेक वबाक, करीब 13% नीचे है। पीवीआर आइनॉक्स 4%, आशापुरा माइंड कैंप 4.25%, पूनावाला फिनकॉप 3% और वीबीएल वरुण बेवरेजेस करीब 3%। ये कुछ काउंटर हैं जहां पर कि प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ खबरें रहेंगी आज ग्लोबल फ्रंट पे। खासतौर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आज फैड की पॉलिसी, जिसका आउटकम आज रात इंडियन टाइम के अनुसार आ जाएगा करीब 12 बजे के आसपास। वैसे 11:30 बजे इनफैक्ट पॉलिसी आती है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो है कि इंटरेस्ट रेट में करीब 25 बेसिस पॉइंट का कट देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा 90% अमेरिकन ट्रेडर्स मानते हैं और एक सर्वे भी है। साथ ही कल जापान की भी पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कि माना जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट होंगी वो स्टेबल ही देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पर अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो जनवरी या मार्च की पॉलिसी में होगा। अमित सर, कैसे देख रहे हैं दो बड़े सेंट्रल बैंक दुनिया के, एक आज पॉलिसी देने वाला है, एक कल पॉलिसी देने वाला है, क्या कुछ किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा? देखिए विवेक, जहाँ तक यूएस फेड का सवाल है तो आई थिंक ये मोरलेस डिस्काउंटेड है कि एक 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आज हमें देखने को मिलेगा। और मुझे उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मुझको नहीं लग रहा है कि फेड उससे डिविएट करेगा। सो आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आज आ रहा है। मगर जो देखने की बात होएगी वो डॉट प्लॉट क्या होएगा और फेड की गाइडेंस क्या होएगी, क्योंकि आंकलन ये लगाया जा रहा है कि ये वाले कट के बाद एक पॉज आ जाएगा, जनवरी में रेट कट नहीं होगा और ये हो सकता है अभी 2-1 मीटिंग्स तक और भी रेट कट ना हो, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन जो है अभी भी उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर है उतना, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों में कोई भी जो है वो दोबारा वो और ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं गया है। वो जहां पे आज से कुछ महीने पहले सिचुएशन थी वही आज भी सिचुएशन है। तो एक तो ये है, दूसरा इकोनॉमिक डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तीसरा फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा लूजन हो गई हैं और चौथा ट्रम्प की जो है वो इनॉग्रेशन 20 जनवरी को हो रही है। ये नहीं किसी को मालूम कि जो उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने जिनके बारे में बोला है, क्या वो आते ही उनको जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे या टाइम लेके करेंगे, क्या वो इकट्ठे इम्प्लीमेंट करेंगे या वो स्टैगर करके करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज खुले हुए। सो आई थिंक मोर और लेस ये क्लियर है कि आज के कट के बाद अभी कुछ मीटिंग्स में और कोई कट नहीं होने वाला है। एंड शायद जो फेड का जो डॉट प्लॉट है वो एक्चुअली 2025 के लिए एक रेट कट कम कर देगा, जितना पहले उन्होंने बोला था उससे रेट कट एक कम आएगा। एंड आई थिंक फेड जो है अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल पोजिशनिंग कर देगा कि भाई अब जो है हमने कुछ रेट कट्स कर दी हैं, नाउ वी वांट टू वेट एंड वी वांट टू वॉच कि हाउ डज द इकोनॉमी बिहेव, हाउ डज इन्फ्लेशन बिहेव, हाउ डू द फाइनेंशियल कंडीशंस बिहेव। अगर मैं जापान की बात करूं तो आई थिंक चांसेस जो है वो थोड़े कम हो गए हैं कि वो रेट हाइक करेंगे। सो मुझे
कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं नजर आ रहा है। कुल मिलाकर विवेक, मैं ये कहूंगा कि जब ये दोनों इवेंट्स बहुत बड़े इवेंट्स हैं, बहुत बड़ा अपना जो है एक शक्ति रखते हैं मार्केट को मूव करने की, मगर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बड़ा कोई सरप्राइज जो है ना तो आज रात को होने में दिख रहा है और ना ही मुझे कल दिख रहा है। तो ये जो हम्म। तमाम मीटिंग्स हैं, मुझे लगता है कि बिना शायद किसी बहुत बड़े सरप्राइज या शॉक के निकल जाएंगी। मगर हाँ, इतने बड़े इवेंट्स हैं तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर तो थोड़ा इम्पैक्ट तो उनका होएगा ही। बिल्कुल, तो इम्पैक्ट होने वाला है और फैट की पॉलिसी भी पढ़नी होगी। कल हम उसका एक एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे और जितना बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो सकेगा उस पूरी कोशिश को जारी रखा जाएगा मनी 9 की पूरी टीम के द्वारा। लेकिन सर, इंडियन मार्केट को लेकर काफ़ी चिंताएं इस समय हो रही हैं और ख़ास तौर से अभी एक डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, उनसे एक पत्रकार ने एक वार्ता में पूछा था परसों के सत्र में, लेकिन ये खबर आज आई है कि क्या भारत को लेकर भी आपका वही व्यू है जो चाइना को लेकर है, या टैरिफ आप भारत पर भी लगाएंगे? तो उनका कहना है कि भारत ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हमारे अमेरिका पर भी लगाए हुए हैं, तो हम भारत से भी बातचीत करेंगे और भारत पर भी उस तरह के टैरिफ तो उनको भी झेलने पड़ेंगे अगर वो ड्यूटी कम नहीं करते हैं। और ऐसी बात उन्होंने ब्राज़ील के संदर्भ में भी बोली है। तो सर, ये स्टेटमेंट उनका परसों था। मुझे लगता है कि जो कल मार्केट गिरा है उसका कहीं ना कहीं ये खबर जो होगी ये मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स को होगी, जिसकी वजह से हमने शायद भारतीय बाजार में कल एक गिरावट देखी। दूसरा सर, एक खबर मैं कुछ एक खबरें पढ़ देता हूँ, उसके फिर बाद हम एनालिसिस करते हैं। भारत का ट्रेड डेफिसिट जो कि 27 बिलियन डॉलर से बढ़कर 37.8 बिलियन डॉलर हो गया था नवंबर मंथ में, जिसका भी इम्पैक्ट कल मार्केट में था कि भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट फ्रंट पर टेंशन हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि निकल कर आई है वो है सेबी ने एफपीआई यानी कि विदेशी निवेशकों के लिए ऑफशोर डेरिवेटिव नियम थोड़े कड़े कर दिए हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कल देखने के लिए मिला कि एफआईज ने जो 6400 करोड़ की सेलिंग की है, कहीं ना कहीं एफआईज पर प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही एफआईज पर प्रेशर एक दो पॉइंट से और पड़ रहा है, वो है स्विट्जरलैंड का जो विवाद है जिसमें कि उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग इंडिया से हटाया। उसके चलते भी ये माना जा रहा है कि वहाँ से जो एफआईज हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही चीन में राहत पैकेज को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। चीन, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि चीन ने अगले साल के लिए भी अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% इंटैक्ट रख रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए कम से कम बड़े राहत पैकेज देने होंगे, जो कि जल्द ही देने होंगे। तो उसकी वजह से बाय चाइना सेल इंडिया वाली जो पॉलिसी है उसकी वजह से भी हो सकता है कि एफआईज का डर थोड़ा पैदा हुआ हो। साथ ही अगर देखें तो जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई थी परसों के सत्र में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है कि इस बजट में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इस बार ही बढ़ेगा, उनका कहना है कि हो सकता है कि नेक्स्ट कभी भी बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल इस बजट में कोई टैक्स को लेकर छूट तो कम से कम नहीं मिलने वाली है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में जिस तरह की कमजोरी चल रही है वो एक डर चल ही रहा है। अमित सर, बहुत सारे चिंताएं भी इस समय मार्केट को पर हावी हो चुकी हैं। कोई ऐसा फ्यूल जो कि आपको लगता है इन चिंताओं को हटा पाएगा, और ये चिंताओं में से आपको सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी लगती हैं? विवेक, आपने बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से सारी की सारी जितनी भी इस टाइम जो लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ वरीज हैं आपने सबके बारे में बात की है। आई थिंक ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो असली जो चिंताएं हैं वो हमारे इकोनॉमी को लेके हैं और हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को लेके हैं। जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अगले सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी कुछ आशंकाएं हैं कि भाई शायद ये वाला कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन भी कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह काफी खराब जाए। सो आई थिंक बहुत सारी वरीज हैं और कहीं ना कहीं ये जो हमारे मार्केट ने इतना खराब परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं जो यूएस इक्विटीज को हमने इतना बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है सिंस सितंबर एंड, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट कोई 7% अपने हाई से डाउन है। और इसी बीच में यूएस इक्विटीज जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9% बढ़ गए हैं। तो ऑलमोस्ट 14-15% का अल्फा है यूएस इक्विटीज का इंडियन इक्विटीज के ऊपर इस क्वार्टर में।
तो ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, ये सारी चिंताएं बिल्कुल जेन्युइन चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि इनमें से जो है वो कोई भी, मुझे कोई गेम चेंजर जो है मुझे नहीं लग रहा है। देखिए ट्रम्प ने जो इंडिया के बारे में बोला है, अगर उनसे स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री के बारे में पूछा जाएगा वो जरूर ये कहेंगे, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया उनके पैकिंग ऑर्डर पे बहुत नीचे है। उनको अभी जो है हिसाब चुकता करना है मेक्सिको से, कनाडा से और चाइना से, और यूरोपियन यूनियन पे भी कहीं ना कहीं जो है वो टैरिफ्स और टैरिफ वॉर्स की बात करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी लड़ाइयाँ डे वन पे शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी उनका फोकस जो है वो इंडिया नहीं रहेगा। और वैसे भी इंडिया जो है कोई बहुत बड़ा सर्विसेज को अगर आप हटा दें तो इंडिया कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है यूएस के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी चिंता है। जो स्विट्जरलैंड का जो एमएफएन का जो स्टेटस है, मुझे नहीं लगता कि उससे एफआईआई सेलिंग के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एंड मुझे लगता है सूनर और लेटर जो है इंडिया स्विट्जरलैंड के साथ कोई ना कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर लेगा। फिर जो है वो आपने जो विवेक, क्या आप मुझे बता सकते हैं और आपने कौन कौन जी से सर। फैक्टर्स सर के एक बारे जो एफपीआई के लिए ऑफशोर डेरिवेटिव्स की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दूसरा जो चाइना में स्टिमुलस की बातें हो रही हैं, तो बाय चाइना सेल इंडिया वाला जो कंसर्न है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। विवेक, चाइना वाला कंसर्न भी उतना ज्यादा सीवियर नहीं है, क्योंकि देखिए जब ये चीज अक्टूबर बिगनिंग में हुई थी तो एफआईआईज जो है बहुत ज्यादा अंडरवेट बैठे हुए थे चाइना के ऊपर। तो जैसे ही ये खबर आई तो उनको इंडिया में सेल करके चाइना में जो है पैसा लेके जाना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बार बार होगा। चाइना में अक्टूबर के बाद भी बहुत बार जो है स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उसके वजह से जो है वो कोई बहुत ज्यादा पैसा चाइना चला गया। और चाइना में एफआईआईज आर नॉट बुलिश एनी मोर। और मुझे नहीं लगता कि कोई रेट कट के वजह से या कुछ और मेजर्स के वजह से इसमें कोई चेंज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को चाइना के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, स्विट्जरलैंड के एमएफएन स्टेटस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो एफपीआईज का जो डेरिवेटिव वाला जो है, आई थिंक कुछ एफआईआई इसको जरूर अफेक्ट करता है, मगर ज्यादातर जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इंडिया में कैश मार्केट में ज्यादा बड़ा काम करते हैं, डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो ओवरऑल जो डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। आई एग्री कि कल का जो 6,000 करोड़ का फिगर आया उसमें उसका रोल हो सकता है, एक का दिन उसका कुछ रोल रह सकता है, मगर ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। सो आई थिंक इनमें से कोई भी मुझे बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं लग रहा है। मगर हाँ, ये सारी जो वरीज हैं ये बिल्कुल जेन्युइन वरीज हैं। मगर देखिए जब हम कमजोर होते हैं तो हमें दूसरी जो बाहर की वरीज हैं उनकी चिंता ज्यादा सताती है। यही जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो ये वरीज जो है वो काउंट भी नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनको ओवरकम कर जाएंगे, मगर शायद हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। आई थिंक मार्केट को अभी हमें 5 या 6 हफ्ते का समय और देना पड़ेगा। मार्केट में अभी भी जो है वो तेजी का पोटेंशियल है। अगले कुछ दिन हो सकता है, पर्टिकुलरली आज का दिन और कल का दिन हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए बिकॉज ऑफ फेड। आज जो है अनिश्चितता है कि फेड शाम को क्या करेगा। और अगर फेड ने आज थोड़ा सा अगर हॉकिश साउंड किया तो कल फर्स्ट हाफ में भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि बॉटम जो है वो इंटरिम बॉटम, एक बॉटम तो हमारा नवंबर 21 को लग गया है, वो मुझे नहीं लगता वो रिविजिट होने वाला है। मगर दिसंबर का जो बॉटम है मुझे लगता है या तो आज लग जाएगा या फिर जो है कल लग जाएगा। और उसके बाद जो है मुझे मार्केट में राइज ही दिख रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि निवेशकों को बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट काफी हद तक हो चुके हैं, उनका इफेक्ट आ चुका है। और अभी जैसे नया साल शुरू होगा और रिजल्ट्स आएंगे जो कि पिछले बार से डेफिनेटली थोड़े बेहतर होंगे। सो आई थिंक हम बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। सिर्फ आज और कल जो है वो मुझे थोड़ा पेन हो सकता है कि और देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि ना भी मिले। बट आई थिंक आफ्टर टुमारो मुझे मार्केट में अच्छी खासी जो है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यही चाहिए था सर सुनना, मार्केट में यही लोग चाहते थे, क्योंकि
कल से मैं जितने भी मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो सबसे कहीं ना कहीं एक एक दो दो वरीज मिली और हमने भी स्टडी किया हमारी रिसर्च टीम ने, तो हमें पता चला कि काफ़ी सारी वरीज जमा हो गई हैं जिसकी वजह से एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। लेकिन मार्केट की अक्सर अच्छी चीज़ यही रही है कि मार्केट इन सब सेंटीमेंट को तोड़ते हुए जब एक भी खबर का फ्यूल मिल जाता है तो मार्केट सारे सेंटीमेंट नेगेटिव सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव कर देता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगली कुछ खबरों पर चलते हैं। अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि दुनिया में बड़े ऑटो सेक्टर में डेवलप हो रही है वो है जापान में होंडा, निसान और मित्सुबिशी का मेगा मर्जर हो रहा है और ये मर्जर जल्दी हो सकता है। इसमें अगर देखें तो जिस तरह से ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है उसके चलते ये फैसला लिया जा रहा है। अगर होंडा की मार्केट कैप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो करीब 38.8 बिलियन डॉलर की है, निसान की करीब 7.6 बिलियन डॉलर की है। मित्सुबिशी इसलिए इस मर्जर में शामिल होगा क्योंकि निसान की 24% होल्डिंग मित्सुबिशी में और वो सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर देखे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो होंडा, निसान जापान की दूसरी और तीसरी बड़ी ऑटो कंपनियां हैं। सर ये मर्जर कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब इस तरह के एक बड़े मेगा मर्जर्स देखे जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो बाकी देश में भी जो ऑटो प्लेयर्स होंगे या दूसरे जो प्लेयर्स होंगे उन पर भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। वो भी हो सकता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करें। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन ऑटो कंपनीज को इस प्रोस्पेक्टिव से? देखिए ये मर्जर बहुत बड़ा है क्योंकि निसान और मित्सुबिशी का तो जो है वो बहुत सालों से जो है वो टाई अप है और उनकी निसान की स्टेक है मित्सुबिशी में, मगर होंडा से जो है उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा मर्जर है और एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी क्रिएट होएगी जो कि कहीं ना कहीं टोयोटा को उनकी होम ग्राउंड पे कहीं ना कहीं चैलेंज करेगी। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मारुति पे जरूर थोड़ा असर हो सकता है और शायद आज देखने को मिल भी रहा है। मारुति थोड़ा अंडर द वेदर है आज, क्योंकि जाहिर है अगर निसान, होंडा, मित्सुबिशी इकट्ठे होते हैं तो टोयोटा और सुजुकी दोनों को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे, ना केवल जापान में बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी। तो मारुति में आज जो है हम थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को हमें मिल रही है, मगर मुझे कोई बहुत बड़ा विशेष जो है वो गेम चेंजिंग डेवलपमेंट नहीं लगता। पर इंडियन ऑटोज जापान में जरूर जो है इससे एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि हम एक ओलिगोपोली टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि एक तरफ टोयोटा है, सुजुकी है और अब ये जो है ये तीन ऑटो मेकर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं एक डियोपोली ओलिगोपोली टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो रहे हैं और कुछ प्लेयर्स बहुत बड़े और पावरफुल एमर्ज होकर निकल रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे से compete करेंगे। मगर मुझे इंडियन ऑटो मेकर्स का इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, टू दी एक्सटेंट कि भाई मारुति के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, एक आध दिन हो सकता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। जी, एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सर जो कि मैं अपने दर्शकों के लिए के साथ साझा करना चाहूँगा। यूबीएस की रिपोर्ट आई है गोल्ड कीमतों पर आउटलुक। उनका 2025 के लिए जो आउटलुक है वो कहते हैं कि करीब इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो 10% 2025 में भी बढ़ सकती हैं। अगर हम देखें तो गोल्ड की कीमतें, उनका मानना है कि $2900 पर औंस तक जाने की उम्मीद है, जो कि अभी 2600 की रेंज पर चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। उसको इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो लगभग 10% का इंक्रीमेंट आपको देखते हुए मिल सकता है अगर यूबीएस की रिपोर्ट सही साबित होती है। साथ ही अगर देखें तो जो यूबीएस के तर्क हैं कि गोल्ड क्यों चलेगा, उसके पीछे उनका मानना है कि जितने भी दुनिया भर के देश हैं सेंट्रल बैंक्स के थ्रू अपने रिजर्व को डॉलर की जगह अब गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड की बाइंग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम देखें तो आईएमएफ का भी एक रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की रिकॉर्ड खरीदारी की है और 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने 982 मिलियन टन का गोल्ड खरीदा, ऐसा अनुमान माना जा रहा है, क्योंकि अब दिसंबर ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। तो 2024 का जो अनुमान है वो 982 मिलियन टन का है। साथ ही अगर देखें तो मीट्रिक टन का, साथ ही 2025 में भी सेंट्रल बैंक्स ने 900 मीट्रिक टन का गोल्ड खरीदा था। पिछले 2 साल से लगातार सेंट्रल बैंक 900 मीट्रिक टन या उससे ज़्यादा ही खरीद रहे हैं। एक बार डेटा देख लेते हैं किस तरह का डेटा है। 2022 में सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था।
1082 मीट्रिक टन, साथ ही 2023 में 1037, तो 1000 टन से ज़्यादा का जो मीट्रिक टन से ज़्यादा का जो गोल्ड था वो पिछले 2 सालों में खरीदा गया। 2024 में भी गोल्ड की अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। 2025 में भी अनुमान है कि 900 पर जाएगा। हालांकि उससे पहले का डेटा देखें, अगर आप 2011 से 2021 के बीच में, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक केवल 500 मीट्रिक टन ही गोल्ड खरीदते थे एनुअल बेसिस पर। अमित सर, कैसे देख रहे हैं ये जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी ठीक नहीं हो रहा है? डॉलर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तो उसको सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया भर में जब से रशिया के डॉलर फ्रीज किए गए उसके बाद से दुनिया भर के देशों में ये कंसर्न पैदा हुआ कि कल को अगर हम भी किसी वॉर टाइप सिचुएशन में जाते हैं या अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, वो तो हमारे रिजर्व फ्रीज कर देंगे, हमारे डॉलर वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गोल्ड की बाइंग उन्होंने करनी शुरू कर दी। ये सर सिलसिला कब तक चलेगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए विवेक, सेंट्रल बैंक्स जो हैं पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपनी बाइंग काफ़ी बढ़ाई है, जैसा भी आपने डेटा में बताया। 2021 तक बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं थी। 2022 में जो है काफ़ी बड़ी बाइंग हुई, 2023 में बड़ी बाइंग हुई। 24 थोड़ा सा जो है उसके मुकाबले हल्का जा रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो सेंट्रल बैंक की बाइंग का जो मुद्दा है, ये पिछले ऑलमोस्ट हम 2-3 साल से हम लोग इसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है मार्केट में ये प्ले आउट काफ़ी हद तक हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इन भावों पे जो अभी चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स जो है वो अगले साल कोई इससे बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदेंगे। अगले साल भी मोरलेस जो है वो मुझे इसी रेंज में बाइंग दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो है कोई इंक्रीमेंटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक प्ले आउट हो चुका है और वो डिस्काउंटेड है। गोल्ड में हमने अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में हमने ऑलमोस्ट जो है 50% का राइज देखा है। मुझे लगता है मार्केट को वो एब्जॉर्ब करने के लिए समय और चाहिए। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में ओवरऑल आने वाले कुछ महीनों में लेवल करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों अभी और होना है। तो मैं अभी शॉर्ट टर्म में गोल्ड में बुलिश नहीं हूँ विवेक। लॉन्ग टर्म में मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप 3-4 साल का समय दें तो गोल्ड यहाँ से भी जो है, मुझे डॉलर टर्म्स में जो है तकरीबन $5,000 पर ट्रॉय आउंस का रेट मुझे लगता है आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में। मगर फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। मुझे लगता है लेवल और टाइम करेक्शन अभी पूरे नहीं हुए हैं, और ये जो वॉल स्ट्रीट बैंक जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अभी गोल्ड को लेके, चाहे वो यूबीएस है, चाहे मॉर्गन है, चाहे जेपी मॉर्गन है, इनका बहुत पुराना चेकर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है गोल्ड में कि ये लोग जब बाइंग रेकमेंड करते हैं, इन्होंने 2020 में बहुत बड़ी बाइंग रेकमेंड की थी जुलाई अगस्त के बाद, और उसके बाद जो है वो गोल्ड 2067 वाला जो है वो महज $1670 रह गया था। सो इनका एक बहुत चेकर्ड ट्रैक रिकॉर्ड है गोल्ड में तेजी प्रेडिक्ट करने का। जब जब गोल्ड में तेजी आई है वो तब आई है जब ये लोग बुलिश नहीं थे, और गोल्ड जी में जब मंदी आई है वो तब आई है बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे। सो मैं इनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। आने वाले समय में कुछ लेवल और टाइम करेक्शन बाकी है, मगर हाँ, लॉन्ग टर्म जो है गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है। जी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अब राजेश पालविया जैन जी, एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फ्रॉम एक्सिस सिक्योरिटीज़। राजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश सर, विवेक। राजेश सर, ये जो मार्केट की स्थिति है, आपको क्या लगता है ये आज ठीक हो जाएगी फेड की पॉलिसी के बाद? देखिए, मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस तो जरूर है, और एफआईआई का जो कंटिन्यूस सप्लाई मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते हमने देखा है कि मार्केट में काफ़ी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में होते हुए दिखा, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था 24,400 का निफ्टी में, उसका भी ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। हालांकि फैड की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट की दिशा यहाँ से आगे के लिए डिसाइड करने के लिए। तो वो कमेंट्री को तो मार्केट क्लोजली जरूर वॉच कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये अगले 1 महीने तक, हमें लगता है जब तक ट्रम्प अपने कार्यभार नहीं संभालते, जब तक काफ़ी कुछ स्पेकुलेशन मार्केट में आगे की नीतियों को लेके भी चल रहा है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा सा अभी भी एक नर्वस फील कर रहा है, या अभी भी मार्केट को क्लियरिटी नहीं है उन सारी चीज़ों को लेके। तो एक रेंज बाउंड हमें लगता है मार्केट कुछ समय के लिए रहेगा। 24,000 लोअर साइड पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और हायर साइड पे अगर हम बात करें तो 24,600 700 की जोन एक
हायर साइड पे सप्लाई जोन रहेगी। तो हमें लगता है कुछ समय के लिए मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए रहेगा। बट अभी नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है थोड़ा प्रेशर रहेगा, छोटे मोटे उछाल में दबाव बना रहेगा। अगर कुछ मेजर पॉजिटिव सरप्राइज आता है फेड की मीटिंग में तो ही मार्केट यहाँ से जी, एक पुल बैक देगा, अदरवाइज अभी वीकनेस दिख रही है नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है। अमित सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर। एक कल बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था पॉलिटिकल लेवल पर, जिसमें कि माना जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पेश हुआ। अब इसमें अगर क्लैरिटी हो जाती है तो इसमें रामनाथ कोविंद जो पुराने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कि कहा गया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे भारत की जीडीपी में करीब 1.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि करीब 4.5 लाख करोड़ का बूस्टर मिलेगा भारत की जीडीपी को। उनकी रिपोर्ट के अनुसार चुनाव खर्च, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्रीबीज में भी बचत होगी। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और इसका इम्पैक्ट सही में किस तरह से सोचना चाहिए शेयर मार्केट के लोगों को? क्योंकि आई थिंक अभी हमें एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि भाई प्रैक्टिकली कंट्री जो है वो इलेक्शन मोड में ही रहता था। कभी सेंट्रल कभी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टेट्स, देन उसके अंदर 3-4 महीने बाद कुछ और स्टेट्स। तो ये जो है ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट होएगा हमारे लिए जब सारे के सारे जो हैं वो इलेक्शंस एक ही बार में होंगे। कंट्री के बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे, बहुत सारी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बचेगा। जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो सारा टाइम इलेक्शन मोड में रहते थे उससे बचाव होगा। पॉपुलिज्म थोड़ा कम होगा, क्योंकि पॉपुलिज्म 5 साल में एक बार होएगा, बजाय कि हर कुछ महीनों में या हर साल पॉपुलिज्म रहे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने इकोनॉमिक एजेंडा पे ज्यादा फोकस कर पाएंगी, बजाय कि जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस करते रहे, क्योंकि उनको वोट जीतनी है कभी एक जगह पे कभी दूसरे जगह पे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनुकूल जो है ये डेवलपमेंट होगी। इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी और हमारी मार्केट्स के ऊपर भी। बाकी इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है कि भाई इससे 1.5% जीडीपी ग्रोथ या कितने परसेंट जीडीपी ग्रोथ, ये मैं क्वांटिफाई करना या इंडोर्स करने में जो है मैं अभी काबिल नहीं हूँ। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और इसका हम सभी को जो है इकोनॉमी में भी और मार्केट्स में भी इसका भरपूर फायदा होने वाला है। बिल्कुल। तो मार्केट के लिए इतनी नेगेटिव खबरों के बीच में कुछ पॉजिटिव खबर भी है, और ये डेवलपमेंट अगर होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।